नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री कोरोना काल के दौरान मिले वेतन और भत्तों का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी इसको पूरी तरह से परास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा, लिहाजा सभी का एक दायित्व है कि अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। व्यक्तिगत तौर पर जो सहायता कर सकते हैं करें। सीएम ने 1 अगस्त से संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो इस अभियान को चलाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि विधायक अपनी विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यों जैसे मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरण, फेस मास्क, थर्मामीटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर खरीदने के लिए करें। सीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी 70% तक पहुंच चुकी है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.7% पर आ गई है। सीएम ने सभी मंत्रियों को मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंस रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक दौरे और कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि जो व्यक्ति मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माने के साथ केस भी दर्ज होगा। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, पहले भी नियम थे लेकिन अब नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और 30% हिस्सा सैलरी का देने की बात की जा रही है। बिल्कुल पुनीत, नियमों की कड़ाई की ओर बात करें, इसके साथ ही जो कोरोना के खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ाई चल रही है उससे लड़ाई का जो स्वरूप ही अब 1 अगस्त से अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 अगस्त से साफ तौर पर जो कोरोना किल अभियान है पार्ट शुरू होगा। और जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, यदि कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कोरोना की समीक्षा में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन एक आम व्यक्ति के लिए है वो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए रहेगी। और जिस तरह की जो देखने में आ रहे थे कि कोरोना काल में अलग अलग जो नेता हैं वो सभाएं ले रहे थे, अलग अलग दौरे कर रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने 14 अगस्त तक इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोई भी जो वो मंत्री क्यों ना हो लेकिन इस तरह की कोई दौरे नहीं करेगा जिसमें कि लोगों एक साथ जुटेंगे। इसके साथ ही सीएम ने यहां तक कहा है कि मंत्री के बंगले पर भी 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर पूरे प्रदेश में जा रहा था कि जो गाइडलाइन जारी की गई है वो आम जनता के लिए है, प्रदेश के आम नागरिकों के लिए है, लेकिन जो खुद सत्ता में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके यहाँ पर भीड़ लगती है, उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, मंत्री खुद मास्क नहीं लगाते। तो इसको लेकर सीएम गंभीर हुए हैं और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, यानी कह सकते हैं 1 अगस्त से ही ये नया स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने आज साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी सैलरी का 30% जो है जो रिलीफ फंड है उसमें जमा किया है। सभी मंत्रियों से कहा है कि वो भी जमा करें। इसके साथ ही सीएम ने तमाम जो मध्य प्रदेश में विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी अपील की है कि उनकी सैलरी का 30% जो राशि है वो राहत कोष में जमा करें। इसके साथ ही ये भी कहा है जो विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि का जो तमाम विकास कार्यों पर फोकस रहता है उनका, उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारी कर सकते हैं, जो उपकरण खरीदने हैं, विधायक निधि पर उस पर अधिक फोकस करें। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा फोकस किया जा रहा है, जो आर्थिक तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है उस पर भी कहा गया है 30% जो राशि है वो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर खर्च की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि एक मोटा बजट कहीं ना कहीं देखने को समीक्षा में आया हुआ कि कोरोना से निपटने के लिए अभी मोटे बजट की आवश्यकता है। तो ये जो तमाम अपील भी की गई है, फैसले लिए गए हैं। जो मध्य प्रदेश में बात करें 52 में से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर कि माइनिंग से जो फंड जनरेट होता है उसका 30% जो फंड है, 30% जो राशि है वो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर खर्च की जाएगी। तो ये तमाम हम कह रहे हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अलग एक जो अभियान अब शुरू होने वाला है जिसमें तमाम ये मामले हैं। इसके साथ ही विधायकों से भी कहा गया है कि वो भी खुद अपने स्तर पर समीक्षा करें। इसके साथ ही हम देख पाएंगे
कि चाहे ईद का जो है त्योहार हो, जो कि 1 अगस्त को हो, 3 अगस्त को राखी का त्योहार है, तो इसको लेकर भी अभी सख्ती अधिक देखने को मिलेगी। और जिस तरह से जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जो निर्देश जारी किए गए, इनका यदि पालन होता है तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से पूरा मध्य प्रदेश में, चाहे सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, उसका संचालन होगा। क्योंकि साफ तौर पर 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जो पहले से कार्यक्रम तय हैं, यदि वो कार्यक्रमों की पूरी तैयारी हो चुकी है तो उसके वर्चुअल तरीके से करें। तो साफ तौर पर जिस तरह की अब जो सख्ती यदि इस तरह की रहेगी तो कह सकते हैं कि कोरोना का जो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसे रोका जा सकेगा। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जो वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा हो रही है, इसमें साफ निर्देश हैं कि न केवल आर्थिक तौर पर कटौती करें, बचत करें और इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपकरणों की खरीदी में करें जनप्रतिनिधि, बल्कि आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि भी नियमों के दायरे में होंगे और नियम तोड़े तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी मामले दर्ज होंगे। विधायक निधि का उपयोग आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में करें। हम आवश्यकतानुसार सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक सामग्री और आदि क्रय के लिए किया जा सकता है। नारा भी दिया इस जो पार्ट 2 चालू हो रहा है, किल कोरोना पार्ट 2, संकल्प की चैन जोड़ो और संक्रमण की चैन तोड़ो। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। मंडला पहुंचे मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस आदेश का मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया था कि कोई भी मंत्री अधिकारी 14 अगस्त तक सार्वजनिक सभाएं, मीटिंग और दौरे न करें। बावजूद इसके वन मंत्री ने आज सर्किट हाउस में वन अधिकारियों के साथ बैठक की, लोगों से ज्ञापन लिए। वन मंत्री शाह को कल रात ही मीडिया ने सरकार के आदेश से अवगत करा दिया था। तब उन्होंने आदेश की जानकारी न होने का बहाना करके अपना दौरा जारी रखा। आज जब यह खबर मीडिया में आई तो वन मंत्री ने अपना दौरा निरस्त किया। वहीं मंत्री विजय शाह मीडिया से बौखलाए हुए भी नजर आए। आपको जैसा ठीक लगे आप बताइए, चलाइए। मैं तो यहाँ था, आज अखबार में आया है, आज मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है तो आगे मैंने दोनों कैंसिल कर दी। तो आपको जैसा लगे चलाइए, मैं भोपाल जाऊंगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है। इस याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा चुनाव के नामांकन के वक्त दिए हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाने के कारण उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में गोविंद सिंह ने दलील दी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक चुनावी नामांकन में जानकारियां छिपाने वाला कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ साल 2018 में भोपाल के एक थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने तो अपने नामांकन में किया, लेकिन सिंधिया ने जानकारी छिपाई। डॉक्टर गोविंद सिंह के वकीलों के मुताबिक उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है। जिसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जानबूझकर उन्होंने जो अपराध था उसको छुपाया है। इसको मैंने आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपनी रिट पिटीशन के माध्यम से उनको अपात्र घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इट्स अ करप्ट प्रैक्टिस, और करप्ट प्रैक्टिस है तो इसका ये मतलब है उनका राज्यसभा में वो बने होने के लिए नहीं है। देखिए, हमने रिक्वेस्ट करी है, अब आज हमारी फाइलिंग हो गई है। अब आज के बाद जैसे ही हाईकोर्ट की रूटीन रोस्टर होता है, दे विल गिव अस अ डेट। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों का फोकस फिलहाल अपनी विधानसभा सीटों पर टिका हुआ है। ये हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव यहां पर होने हैं। उनका पूरा ध्यान अपने मंत्री पद से वोट बैंक की जुगाड़ पर केंद्रित है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंत्रिमंडल में जगह देकर इन्हें विभाग में संबंधित पूरे प्रदेश का जिम्मा सौंपा, लेकिन मंत्री महोदय अपने विधानसभा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इन मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं और इसी इलाके में मंत्री भी सबसे ज्यादा ही बनाए गए हैं। इसीलिए उनका फोकस फिलहाल पूरे प्रदेश पर नहीं बल्कि अपनी विधानसभा क्षेत्र पर है।
इन्हें पता है कि उपचुनाव का नतीजा ही इनका मंत्री पद बचा सकता है। बाईस बिकाऊ जयचंद, इनको डर है चुनाव हारने का। इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पर ये अभी केवल और केवल अपना उपचुनाव जीतने के हिसाब से अपनी विधानसभाओं पर फोकस करके रखे हुए हैं। और वैसे भी देखिए, जनप्रतिनिधि का काम ये तो है ही कि अपने अपने क्षेत्र की जनता से जीवन संपर्क बनाए रखें। इसके वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि दोनों ही भूमिकाएं हमारे मंत्री निभाने में सफल रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख बेहद नजदीक है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि मंदिर निर्माण में उनके क्षेत्र की मिट्टी का भी इस्तेमाल हो। ग्वालियर के एक वकील ने इसको लेकर हाईकोर्ट की बेंच में याचिका दायर कर दी, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर निर्माण में भिंड जिले की मिट्टी का भी उपयोग किया जाए, क्योंकि विभांडक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। इसीलिए मंदिर निर्माण में भिंड की मिट्टी का उपयोग किया जाए। याचिकाकर्ता उमेश बोहरे ने मुख्य सचिव, कमिश्नर और भिंड कलेक्टर को पार्टी बनाया। साथ ही उन्होंने भिंड कलेक्टर और कमिश्नर से राम मंदिर निर्माण के लिए एक कलश में भिंड की मिट्टी अयोध्या ले जाने के लिए परमिशन मांगी है। हाईकोर्ट में पिटीशन पेश हो गई है, नोटिस हमने पहले ही भेज दिया था, और हमारे यही निवेदन है कि ऐसे समय जबकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आध्यात्मिक रूप से संबंध भिंड के भिंडी ऋषि महाराज के पुत्र श्रृंगी ऋषि राजा के द्वारा यज्ञ करने के बाद पैदा हुए थे। ऐसी स्थिति में यहाँ से मिट्टी ले जाना जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने में न्यायपालिका का भी विशेष योगदान है और ऐसे में राम मंदिर निर्माण में देश भर की अदालतों की मिट्टी से बनी ईंट भी लगने जा रही। मध्य प्रदेश के युवा अधिवक्ता संघ ने इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत देश की सभी हाईकोर्ट जाकर वहां की मिट्टी एकत्र की जा रही है। युवा अधिवक्ता संघ के वकीलों ने आज जबलपुर हाईकोर्ट परिसर से मिट्टी जमा की। इस मिट्टी में देश के सभी हाईकोर्ट की मिट्टी को मिलाया जाएगा, जिससे एक ईंट बनेगी और इसे राम मंदिर में लगवाया जाएगा। युवा अधिवक्ता संघ का कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि राम मंदिर निर्माण में अदालतों की भूमिका लोग हमेशा याद रखें। ने ही इस पूरे घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसी कारण से अगर मंदिर बन रहा है तो इसी तारतम्य में हमारा अधिवक्ता युवा मोर्चा ने तय किया है कि समस्त पूरे भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनकी मिट्टी से एक ईंट बना के और हम राम मंदिर निर्माण में उसको भेजेंगे। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मिट्टी इकट्ठी करके और हम इसको आगे के प्रोसेस के लिए भेजेंगे, जिससे ये मंदिर निर्माण में काम आ सके। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के चलते अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया। कैदी जेल में बैठकर अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में ई मुलाकात के जरिए कैदी अपने परिजनों से मिल सकेंगे। सरकार का नवाचार इसे करार दिया है। जान भी जहान भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उसके तहत अब मध्य प्रदेश में ई मुलाकात प्रारंभ की है। इसमें प्रत्येक कैदी अब अपने अधीक्षक के यहाँ आवेदन करेगा और अधीक्षक महीने में एक बार ई मुलाकात उन कराएंगे और आगे भी पूरी तरह से निःशुल्क है ये पूरा का पूरा। इंदौर में भारी हंगामे और आपत्तियों के बीच नगर पालिका निगम के 85 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कुल 85 वार्डों में से 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए, 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, 7 वार्ड अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए और 6 वार्ड अनुसूचित पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। 11 वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और 10 वार्ड पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए रिजर्व हुए हैं। 22 वार्ड सामान्य वर्ग महिला के लिए और 26 वार्ड सामान्य वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित हुए हैं। आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरक्षण को रोकने के लिए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई तो फिर भीड़ लगाकर आरक्षण की प्रक्रिया क्यों की जा रही। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को सुधारने की मांग की है। मेरे हिसाब से जो प्रक्रिया हुई है वो पूरी की पूरी गलत हुई है,
क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से अगर प्रक्रिया की जाना थी तो प्रक्रिया ऐसी होती कि सबसे पहले जो वार्डों का आरक्षण होता वो एसटी के वार्डों का आरक्षण होता, परंतु यहाँ पर उल्टा हुआ है जो कि सरासर गलत है। तो मैंने उसी पर आपत्ति दर्ज की। मुख्यमंत्री आदेश हमारा मुखिया है, उन्होंने इसलिए करा है कि भाई पूरे प्रदेश महामारी फैल रही है, तो मंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगा, निरस्त हो जाना चाहिए। परंतु इंदौर में देखिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, आरक्षण का विरोध नहीं करते हम। कांग्रेस का तो स्वभाव ही आरोप प्रत्यारोप का है। पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस को करनी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसलिए वो करते रहेंगे उनका काम। शासन प्रशासन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। आपत्ति मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस पार्टी की आपत्ति है, उसमें उन्होंने जो आपत्ति की उसका निराकरण हमने मौके पर कर दिया है। जो अधिनियम है उसमें उन्हें दिखा दिया है कि जो अधिनियम में लिखा गया उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद में एक बार फिर से एंटी माफिया अभियान शुरू होने जा रहा है। ग्वालियर में इसकी तैयारी हो रही है। एंटी माफिया अभियान से जुड़ी फाइलें कलेक्ट्रेट से निकलकर संभाग कमिश्नर दफ्तर पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है 135 लोगों को कार्रवाई के लिए लिस्टेड किया है। सहकारी समितियों से जुड़े 20 से 22 लोगों को भी चिन्हित किया है। संभाग आयुक्त को हरी झंडी मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संभाग आयुक्त MB ओझा की माने तो उन भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसको बेचा या फिर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा है। उन्होंने बताया कि उन सोसाइटी के खिलाफ भी FIR की जाएगी जिन्होंने लोगों को प्लॉट तो बेच दिया लेकिन आज तक प्लॉट दिए नहीं हैं या फिर एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचा है। बीस 22 सोसाइटी ऐसी चिन्हित की हैं जो कि इस प्रकार के फर्जी कामों में लिप्त हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर को बोल दिया है, जो संयुक्त पंजीयक है कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसको भी बोल दिया है। हम FIR कर रहे हैं। उनका जो सोसाइटी उसको भंग करके हम उसमें पोजीशन लेंगे। भोपाल में नावेद नाम के एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बंद कमरे में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करता दिख रहा है। युवक पर लात घूंसे चलाए, उसे उठाकर जमीन पर पटका। युवक ने खुद को छोड़ने की गुहार लगाई लेकिन नावेद और उसका साथी लगातार पिटाई करते दिखा। हालांकि ये वीडियो कितना पुराना है इसका खुलासा नहीं हुआ। ये वही नावेद है जो हाल ही में लॉकडाउन के बीच में एक होटल में 26 लड़कों और 7 लड़कियों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाते पकड़ा गया था। इस पार्टी में नावेद ने चाकू के बजाय गुप्ती से एक साथ 6 केक काटे थे। इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। क्राइम ब्रांच टीम ने दबिश देकर नावेद पर धारा 144 के उल्लंघन के साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज किया था। नाइफ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? इंदौर में एक पुलिसकर्मी ने एक व्यापारी की जमकर पिटाई की। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया गया। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस ने एक व्यापारी को दुकान खोलने के मामले में थाने पर बैठाया। थाना प्रभारी ने व्यापारी को पूछताछ के बाद छोड़ने का भरोसा दिया था, लेकिन इसी दौरान सब इंस्पेक्टर शैलेश अग्रवाल थाने में आ गए। आरोप है कि उन्होंने व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उसे छोड़ने के एवज में 25,000 रुपये की डिमांड की। व्यापारी ने आर्थिक तंगी का हवाला दिया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर शैलेश अग्रवाल ने 10,000 रुपये लेकर मामला रफा दफा कर दिया। इधर मारपीट में घायल व्यापारी ने आला अफसरों से शिकायत की, जिसके बाद CSP की जांच के आधार पर आरोपी सब इंस्पेक्टर शैलेश अग्रवाल को लाइन अटैच कर दिया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। TI साहब ने थोड़ी देर के बाद में केबिन से निकले, मेरे से बात की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उनको पूरी जानकारी दे दी। वो कांस्टेबल को बोल के ये चले गए कि ठीक है थोड़ी देर के बाद में इनको छोड़ देना, घर जाने देना। उसके बाद में 11 बजे के आसपास में एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार ड्यूटी पे आया, जिसका नाम शैलेंद्र अग्रवाल है। उसने अपना डंडा उठाया और मुझे ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज देते हुए मारना चालू कर दिया। प्रथम दृष्टया मारपीट करने जैसी घटना में उसे पाया गया है कि उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी, उसे इस तरह का व्यवहार जो है किसी तरह एक लोक गरिमा के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तत्काल उसको वहाँ से हटाया गया है और उसे निलंबित भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी ग्वालियर और खरगोन जिले में 2 वारदातों से दिखती है। ग्वालियर में दिन दहाड़े बाइक चोरी करने वाले आरोपियों ने पीछा करने वाले बाइक मालिक पर गोली चला दी। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के निजी फैक्ट्री में काम करने वाला दिव्यांग युवक नारायण पाल जिसमें जख्मी हो गया। बढ़ती भीड़ को देखकर आरोपी बाइक छोड़कर भाग गए। घायल नारायण पाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। खरगोन में
आईडीएफसी बैंक पहुंचे एजेंट पर लूट की नीयत से पहुंचे अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में इंदौर के जिला अस्पताल उसको रेफर किया है। पूरा मामला गोगावा थाना क्षेत्र का है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।